हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस रिसर्च जोन। दोस्तों, आज जो है हम लोग बीपीएससी घटना चक्र से इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने लगभग सारे सब्जेक्ट को कवर कर लिया है। बस अब एक से दो सब्जेक्ट बच रहा है, जैसे कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी बच रहा है और मध्यकालीन भारत का इतिहास बच रहा है। ठीक है, बाद बाकी मैंने सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट को कवर करा दिया है। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको इसका फ़ायदा हो सके। आज का पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है। ठीक है, देखिए भारत विस्तृत है तो सबसे पहले यहाँ आप एक चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, देखिए यदि मैं विस्तार की बात करूँ तो जैसे मान लीजिए ये अर्थ है। ओके, ये अर्थ है तो इसका जो विस्तार है ना वो दो टाइप से है। एक तो है अक्षांशीय विस्तार, जैसे मान लीजिए ये हम बांट दिए। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना दोस्तों, ये बीच में जो है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, 0 डिग्री विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो हम देखिए भारत का जो पूरे विश्व का विभाजन है वो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के आधार पर है। तो ये जो लाइन है, ठीक है, यानी जो लैटिट्यूड है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अक्षांशीय विस्तार कहेंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ये अक्षांशीय विस्तार हो गया, आप देख सकते हैं। और ये जो है जैसे ये रहेगा तो ये क्या है, ये देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये देशांतरीय विस्तार होगा। ओके, इंडिया का जो अवस्थिति है दोस्तों वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे मानिए। तो यहाँ जो इंडिया का स्थिति है तो देखिए विस्तार तो दो टाइप का होगा, एक तो अक्षांशीय विस्तार होगा और एक देशांतरीय विस्तार होगा। ठीक है, तो हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होगा, ऐसे देखिएगा, अक्षांशीय जो विस्तार होगा दोस्तों, यह भारत यहाँ मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक, यहाँ से जो है कर्क रेखा इसके बीचों बीच की गुजरती है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश के विस्तार, यहाँ देखिए उत्तरी, यहाँ गोलार्ध को भी समझिए, इसके ऊपर जो है ये विषुवत रेखा जो है इसके ऊपर का जो होगा ये मैप में आपको मालूम होगा कि मैप में जो है ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ होगा और ये साइड जो है ईस्ट होगा और ये साइड वेस्ट होगा। तो गौर कीजिए, देखिए यानी कि विषुवत रेखा से ऊपर का जो भाग होगा वो नॉर्थ होगा, यानी कि उत्तरी अक्षांश होगा। और यदि देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देखिए इसको आप देखिए 0 डिग्री लाइन को, तो ये साइड जो होगा वो ईस्ट होगा, यानी कि पूर्वी होगा। तो भारत क्या है, उत्तर पूर्व में अवस्थित है। तो हम इसका यदि विस्तार की बात करेंगे तो उत्तरी विस्तार जो है इस यानी कि अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। ठीक है, यानी उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार की मैं बात करूं तो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा इसका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा पूर्वी देशांतरीय विस्तार, क्योंकि पूर्व में है ना इंडिया। तो अब देखिए मैप के अनुसार देखिए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, तो किसी में है नहीं है ना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई होप कि आप ये प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए इसका व्याख्या भी देख लीजिए। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री पूर्वी तक पूर्वी देशांतरीय के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो है इसकी जनसंख्या कितनी है, पूरी जनसंख्या जो है इंडिया में कितनी निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण मानव जाति का लगभग 17%। ठीक है, लगभग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रमाणिक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है। देखिए इस प्रश्न को भी आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए विश्व है, ठीक है, सपोर्टेड, मैं उतने चित्रकार नहीं हूँ कि मैं सही से पा रहा हूँ, बट समझाने के लिए ठीक है। देखिए ये जो है ये इसको हम क्या बोलते हैं, जो बीचों बीच ग्रीनविच से गया है, ग्रीनविच कहाँ, इंग्लैंड में है। ठीक है, तो ग्रीनविच से जो गया है इसको हम कहते हैं GMT। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ओके, और वही जो है संदर्भ में इंडिया का भी टाइम होगा, इंडिया का भी स्टैंडर्ड टाइम होगा, तो इसको बोलते हैं IST। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है दोस्तों वह है 88.5 डिग्री पे। कितना है, 88 डिग्री एंड हाफ। ठीक है, 88 डिग्री एंड हाफ पे है। तो यहाँ जो है ये 0 डिग्री है और ये 88.5 डिग्री है। तो जब आप इसको निकालिएगा, क्योंकि 1 डिग्री के मध्य जो दूरी होता है वो 4 मिनट का होगा। ठीक है, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 5.5 घंटे के लगभग। ठीक है, तो इसका राइट 5.5 घंटा ही आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देख लीजिएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ माइनस भी है, यहाँ गौर कीजिएगा, माइनस नहीं होगा, प्लस में होगा। माइनस ये साइड होगा, ठीक है, ये साइड माइनस में होगा जबकि ये साइड प्लस में होगा। तो 5.5 घंटे आगे।
आई होप कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए भारत और चीन के जो बीच रेखा है दोस्तों, उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इंदिरा पॉइंट जो है वह कहाँ है? वह निकोबार द्वीप में है। ठीक है, निकोबार द्वीप में है। और डुरंड रेखा जो है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हुंड्रू प्रपात निर्मित है। हुंड्रू प्रपात जो निर्मित है वह कहाँ पे है? तो वह है स्वर्ण रेखा नदी पे। कौन सी नदी पे है दोस्तों? स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू प्रपात है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। इसको हम K2 भी बोलते हैं। ओके, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिम रेखा जो है निम्न के बीच होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4300 से लेकर के 600 मीटर पूर्व में। कहाँ होती है? 4300 से लेकर के 600 मीटर के पूर्व में होती है। चलिए देख लेते हैं हम इसके व्याख्या को। देखिए, हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा यानी स्नो लाइन की ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई जो है उत्तरी भाग पर 5500 से लेकर के 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से लेकर के 6000 मीटर पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा जो है 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? ठीक है, पर्वत पदीय प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, ठीक है, यानी शिवालिक जो श्रेणी है उसका निर्माण जो है कौन से काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनोजोइक काल में। ठीक है, सेनोजोइक काल में हुआ था। देख सकते हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 2.58 से लेकर के 5.2 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, जो है प्लियोसिन युग यानी सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त जो है प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनोजोइक महाकल्प में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार क्या है? छोटा नागपुर पठार, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक जो है अप्रगंभीर है। क्या है? अग्रगंभीर है। चलिए देख लेते हैं इसके व्याख्या को। देखिए, छोटा नागपुर पठार जो है छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 1100 मीटर मिलती है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में जो है सोपान मिलते हैं। ओके, पठार के ढाल तीव्र स्कर्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः एक जो है यह अग्रगंभीर है। क्या है? अग्रगंभीर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, नीचे में जो है इसका ऑप्शन दिया गया है। तो पहला है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। बिल्कुल करेक्ट है ये। कश्मीर घाटी की रचना जो है एक समभिन्ति में हुई है। बिल्कुल यह भी सही है। फिर गंगा मैदान की रचना जो है एक अग्रगर्त में हुई है, यानी ये भी सही है। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा 1, 2, 3 सही होगा। देख लेते हैं ऑप्शन के अनुसार। 1, 2, 3 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए हम इसके व्याख्या को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए व्याख्या देख लीजिए। मेघालय पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही बाहरी भाग है। ओके, यह पठार भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है, अतः कथन एक सही है। दूसरा है, कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्ति में हुई है। ठीक है, स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष जो है एक अग्रगर्त, ठीक है, यानी फोर्ट डीप पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसंतति की भांति था। आगे देखिएगा, हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी के में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ, अतः कथन 3 सही है। ओके, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, अतः कथन 4 हमारा क्या है? गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवन पहाड़ियाँ। ठीक है, भुवन पहाड़ियाँ जो है असम के बराक नदी में स्थित है।
बराक नदी घाटी में जो है बराक घाटी में स्थित है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के ही भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तरित है, किसका खनिज है? ठीक है, इल्मेनाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत की तट रेखा है, ठीक है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई जो है, यहाँ देख लीजिएगा, 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई जो है 2994 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों सहित भारत की जो लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर है। अतः कोई भी विकल्प यहाँ सही नहीं है। यदि ऑप्शन ई यहाँ पे होता तो वो करेक्ट होता। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सह्याद्री कहलाता है। क्या कहलाता है? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह जो है सह्याद्री कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, वह कौन सा दर्रा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ चलिए देख लेते हैं पहले यहाँ पे ऑप्शन को यहाँ देख लीजिएगा आप, इसके व्याख्या को देखिए। दिए गए विकल्पों में नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की ऊंचाई जो है 14,450 फुट यानी कि 4,404 मीटर, और जोजिला दर्रा की ऊंचाई जो है 11,578 फीट। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई जो है लगभग 13,051 फीट। ओके, तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई जो है लगभग 3500 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा जो है यांगजी दीवान है, ठीक है, जो कि 5890 मीटर है। चूंकि विकल्प में उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन यानी विकल्प ई होगा। चलिए देख लीजिएगा एक बार गौर से, ठीक है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चाहते हैं कि पूरा व्याख्या करें, ठीक है, सारे प्रश्न को, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं इसलिए पूरा व्याख्या नहीं करता हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और उतने लॉन्ग आप लोग वीडियो नहीं देख पाएंगे, ठीक है, इसलिए मैं पूरे व्याख्या नहीं करता हूँ उसका। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आपको चाहिए कि नहीं पूरा व्याख्या कीजिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो से कोशिश करूँगा कि सारे वीडियो का मैं जो है पूरा व्याख्या करूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनिहाल दर्रा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? जवाहर सुरंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनिहाल दर्रा के जो है वो नज़दीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, लक्षद्वीप जो टापू है वो अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी भारत में। ठीक है, लक्षद्वीप जो टापू है, यहाँ देखिएगा, ये जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया के ये साइड में जो है, इंडिया के सपोर्टेड, ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया के ये साइड में जो है लक्षद्वीप है ना, तो लक्षद्वीप यहाँ पे है, तो ये कौन साइड में होगा? देखिए दक्षिणी पश्चिम में होगा ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, ठीक है, वह उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? ठीक है, या तो उसके निर्माण का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवाल उत्पत्ति का है। ठीक है, यानी वह जो द्वीप है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है, उसको हम प्रवाल भित्ति का भी द्वीप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 द्वीप हैं। टोटल लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं दोस्तों? वह 36 हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह जो है किसका क्षेत्र है? तो विदर्भ जो है किस क्षेत्र को हम कहते हैं दोस्तों? तो कहा जाता है महाराष्ट्र का अंग के क्षेत्र को जो है विदर्भ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ देखिएगा निम्न में से किस राज्य में, निम्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ठीक है, निम्नलिखित जो है किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। देखिए गौर कीजिएगा, देखिए ये जो है हमारा नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, तो ये जो पहाड़ी है,
ठीक। और ये पहाड़ी जो है, ये जो दोनों का मिलन स्थल है ना, वो नीलगिरी के पहाड़ यहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा विंध्याचल श्रेणी, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो विंध्याचल श्रेणी है ना, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है सपोर्टेड, ठीक है। तो इंडिया का जो यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी है, तो इसके ये साइड को हम उत्तरी भारत बोलते हैं, और ये साइड जो है वह दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में जो है यही, या तो हम कह सकते हैं भारत को दो भागों में विभाजित कौन करता है, तो वह करता है विंध्याचल श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है। तो देखिए पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होने वाली इसमें दो नदी है, ठीक है, जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो उसमें एक तो नर्मदा है, ठीक है, और दूसरी गंगावली है, ठीक है। ये दोनों जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देख लीजिएगा गोदावरी और कृष्णा जो है ये पूरब से चल करके पश्चिम से चल करके जो है पूरब में आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ई होगा, ठीक है, क्योंकि गंगा और नर्मदा दो नदी जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देख लीजिएगा, भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? भीमा नदी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भीमा नदी जो है किस नदी की उपनदी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा नदी की। चलिए देख लीजिएगा यहाँ पे व्याख्या भी, भीमा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक या उपनदी है। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियाँ हैं कोयना, याद रखिएगा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा और मूसी। ये सब जो हैं, ये सब किसकी हैं? ये सब जो है कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? यहाँ पे जो है 3 पॉइंट दिए गए हैं, उसके नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, जो है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? प्रायद्वीपीय जो है नदी प्रणाली की, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्ष से ही जल प्राप्त करती है, बिल्कुल करेक्ट है ये। दूसरा दिया गया है कि ये नदियाँ युवा वलित पर्वतों से होकर बहती है और अभी भी युवा अवस्था में है, बिल्कुल ये करेक्ट नहीं होगा। ये जो है वृद्धावस्था में है, युवा अवस्था में नहीं है। फिर देखिएगा, इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र हैं, बिल्कुल ये कथन सही है। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए ना कि जो है वर्ष भर कौन से नदी में जल रहेगा, कौन में नहीं रहेगा। तो देखिए 2 टाइप की नदियाँ होगी। एक तो देखिएगा कि जो एक है जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होगी, ठीक है। तो हिमालय से जो नदियाँ निकलेगी दोस्तों, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, तो ये सब जो नदी हैं ये कभी भी नहीं सूखेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बर्फ़ का भी पानी आता है ना, बर्फ़ जब पिघलता है तो उसका भी पानी आता है। तो ये नदी तो जो है बारहों मास नहीं सूखेगी। और उसके बाद दूसरी टाइप की जो नदी हैं जो कि दक्षिणी भारत से निकलती है, तो वो नदियाँ तो जैसे कि पहाड़ों से निकलती है। तो ये जो है मौसम पे आधारित होती है, जब मौसम होता है तभी यहाँ पे जल होती है, ठीक है, और उसके बाद फिर जल सूख जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे 2 प्रकार की नदियाँ पाई जाती है। एक नदियाँ होगी जिसमें जो है वर्ष भर पानी रहेगा और एक जल रहेगा, और एक जो है जिसमें वर्ष भर जल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? ठीक है, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके व्याख्या को। देखिए, दक्कन ट्राइब की काली मिट्टी को रेगड़ या रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक प्रयुक्त है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, ठीक है। देखिए अधिकता किसकी किसकी पाई जाएगी? तो लोहा की, चूना की, कैल्शियम की, पोटास की, एल्यूमिनियम की, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, ठीक है। और कमी किसकी पाई जाएगी? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, जैविक पदार्थों की, ये सब जो है इसमें कमी पाई जाएगी। अतः यहाँ पे विकल्प क्या होगा? ई हो जाएगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा जो है सर्वाधिक था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल का, ठीक है। 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में किसका रकबा जो सर्वाधिक था? तो है चावल का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रीय आपको मालूम होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, देख लीजिएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है?
पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य गंगा मैदान में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है उद्योग का केंद्र है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा है। दिए गए विकल्पों में भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग का केंद्र है। ध्यातव्य है कि भीलवाड़ा राजस्थान राज्य का एक शहर भी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में किसमें सबसे कम क्षेत्र जो है वनाच्छादित हैं? सबसे कम क्षेत्र, ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसमें जो है चंडीगढ़ दिया गया है, फिर पुदुचेरी दिया गया है, और फिर जो है देखिएगा पुदुचेरी, फिर दादर एवं नगर हवेली, और दमन और दीव और लक्षद्वीप है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह क्या जो हो जाएगा? यह हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो है सबसे कम है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होता। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवालिक श्रेणी का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये जो भी है ये कहाँ पाई जाती है? बिहार में पाई जाती है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? कन्याकुमारी से जो है सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ जो है कार्डेमम की पहाड़ियाँ होगी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल के क्रम में, ठीक है, तो आपको देखना होगा। देखिए सबसे पहले तो राजस्थान हो जाएगा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, और 3 नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला ही कथन इसमें करेक्ट होगा, आगे ऑप्शन बढ़ने की जरूरत नहीं है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है 12वां राज्य, और जनसंख्या के अनुसार तीसरा राज्य जो है वह बिहार है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित भागों में, ठीक है, द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दक्षिण भारत में। कहाँ है दोस्तों? दक्षिण भारत में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा में। कहाँ किया नहीं किया गया है? हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिएगा, भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भील जाति जो है कहाँ पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे जो है सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडा जो है केरल में है, ये गलत है। बाद बाकी भील गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में, लेकिन टोड जो है केरल में नहीं है, ये गलत है। देख सकते हैं आप, जो टोड जो है दोस्तों वो तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा जो है कितना से कम होती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 75 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर जो है कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो वह निकलती है हर के बैराज से, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? ठीक है, जो नहीं वाला होता है ना उसको गौर से देखना होता है, क्योंकि आप जो है नहीं पढ़िएगा और उसको कौन है ये देख लीजिएगा तो फिर गलत मार्क आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पूर्वी घाट। ठीक है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो वह जो है पूर्वी घाट में। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। दंडकारण्य में इंद्रावती शबरी किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, दंडकारण्य में जो है इंद्रावती और शबरी जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी की। किसकी है? गोदावरी नदी की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषताएं भारतीय ग्रीष्म जो है मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इसके व्याख्या को। देखिए इसके व्याख्या को अब देखिएगा तो देखिए, निम्नलिखित वायुमंडलीय विशेषताएं जो है भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है, जैसे उष्णकटिबंधीय जो है पूर्व जेट स्ट्रीम, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम। उसके बाद फिर मैं बात करूं तो जो है अंतः
अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसको ITCZ कहते हैं, ये भी है। फिर उसके बाद तिब्बती उच्च भी है और ला निना भी है। तो इन चारों के चारों होगा तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, यानी 49 नंबर है। मणिपुर की मध्य जो है घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है? ये अभी बहुत ही चर्चा में होगा, आपको मालूम होगा। इसको कहते हैं मैतेई जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में जो है अलकनंदा एवं भागीरथी जो है मिलकर गंगा नदी बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। कौन सी नदी के नाम से दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, तो देखना होगा ऑप्शन के अनुसार। तो देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, ये तीनों के तीनों नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर महानंदा, कृष्णा, कावेरी, ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर लूनी, नर्मदा, ताप्ती। देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लूनी और नर्मदा, ताप्ती जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि अरब सागर में। लूनी तो जो है ऐसे ही यहाँ पे क्या बोलता है, लूनी तो इधर ही विलुप्त हो जाती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती जो है दोस्तों, यह जो है अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ना कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सी उपनदी है? ठीक है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सी उपनदी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यहाँ भी होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी जो है दक्षिणी भाग में गंगा नदी से मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी यानी पहली यमुना सहायक नदी है, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी जो है झारखंड एवं ओडिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी जो है उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिएगा, जो ओडिशा के राउरकेला के पास जो है देव व्यास में शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी के नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराक नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिलती है। दामोदर हुगली नदी से मिलती है। इस प्रकार जो है बराक और उत्तरी कोयल नदी जो है गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। इस प्रकार प्रश्न हमारा सही उत्तर ऑप्शन ई होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिएगा, बराक और क्या हो जाएगी? उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, तो ये दोनों था ना। तो हाँ, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना के पास जो है सोन और गंगा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा शहर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये जो है उत्तरकाशी उत्तराखंड में है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो देखिए, कोयले के भंडारों से समृद्ध जो नदी होगी दोस्तों, वो हो जाएगी महानदी, दामोदर नदी, सोन नदी, ये तीनों के तीनों होगी। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी। देखिए, ये जो 68वीं बीपीएससी में पूछा गया, इस प्रश्न को देखिएगा, देखिए है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चीनी उद्योग के बारे में तो यहाँ पे देखना होगा, पहला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्या यह कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर जो है ना, देखिएगा, चीनी उद्योग एक भारहराष्ट्र उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, जबकि थाईलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, महाराष्ट्र जो है भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश क्या है? यह दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर है, देखिएगा, फिर यहाँ पे दिया गया है आगे
कि यह वजन कम करने वाला उद्योग है, बिल्कुल सही है। यह महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में भी उभरा है, यानी तीनों के तीनों कथन सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह भी जो है देखिएगा 68वीं बीपीएससी का ही प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी देखिए अगले 68वीं बीपीएससी में ही पूछा गया है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंग्रोव शावर्स के नाम से। किसके नाम से? मैंग्रोव शावर्स के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी देखिए 68वीं बीपीएससी का है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? वातावरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा स्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लेह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा। यहाँ पे हम इसके व्याख्या को देखते हैं। दंडकारण्य भारत के जो है मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भरमौर जनजाति जो है किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजाति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कश्मीर में जो है पहलगांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, लिद्दर नदी के किनारे। चलिए देख लेते हैं इसके व्याख्या को। देखिए, कश्मीर में पहलगांव जो है लिद्दर नदी के किनारे बसा है। लिद्दर जो है झेलम नदी की सहायक नदी है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही होगा, लिद्दर नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो वह है हल्लीकर। ठीक है, हल्लीकर जो है राजस्थान की नहीं है। यह जो है हल्लीकर कर्नाटक की मवेशी नस्ल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की जो मानसून है, पहले ये देख लीजिए, भारत का जो मानसून है उसी से तो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होगी ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा हवाएं जो है किसी प्रकार से बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होता है। ये भी एक कारण है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? ईंटों के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लेटेराइट का। नेक्स्ट प्रश्न है, दुमटी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण। ठीक है, बालू कण, पांशु कण, चिकना कण, सभी प्रकार के कण मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधे को जो है सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिवेणी नहर से। कौन से नहर से होती है? त्रिवेणी नहर से होती है, जो ऊपर दिया गया है इसके अनुसार त्रिवेणी नहर से। नेक्स्ट प्रश्न है,
दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। ठीक है, तो 4 पॉइंट यहाँ दिया गया है, उसके बाद फिर ऑप्शन दिया गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, देखिएगा। पहला दिया गया है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज। ठीक है, दिए गए कूट का सहायता से हरित क्रांति के मुख्य घटक क्या है, देखिए। तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्म की बीज थी, सिंचाई का अच्छा व्यवस्था था, ग्रामीण विद्युतीकरण हुआ, ग्रामीण सड़क और विपणन, यानी चारों के चारों ये कारण फैक्टर जो है सही था। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। ठीक है, कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा। देखिए, कुशल सिंचाई भी होगा, कीटनाशकों का प्रयोग भी होगा, गुणवत्तायुक्त बीज भी होगा, उर्वरकों का प्रयोग भी होगा, यानी चारों सही होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? बहुत ही मस्त प्रश्न है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी से, क्योंकि हरित क्रांति से भी है, नीली क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से है। यानी कि सारे जितने भी क्रांति है ना दोस्तों, सारे को यदि हम एक साथ मिला दें तो उसको सारे को इंक्लूड रूप से हम लोग इंद्रधनुषीय क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है, काली क्रांति, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन से। किससे है काली क्रांति? कच्चा तेल उत्पादन से है। पेट्रोलियम उत्पादन से क्या हो जाएगा, जो है कृष्ण क्रांति होगा, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये तो हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार ना, और सबसे ज़्यादा पैदा होता है, लेकिन यदि हम देखें कि क्या बोलता है, यदि हम देखें कि प्रति हेक्टेयर कहाँ ज़्यादा होता है, तो होता है पंजाब में। ओके, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? सबसे ज़्यादा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो हो जाएगा बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा, तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में एकमात्र राज्य जो केरल केसर, देखिएगा, केसर का उत्पादन करता है, तो केसर का उत्पादक राज्य कौन सा है? वह है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? निम्न में से जो है नकदी फसल कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वार। कौन सा है? ज्वार जो है नकदी फसल है, बाद बाकी जूट, मूंगफली, गन्ना ये नकदी फसल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क संपन्न है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश और ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? बैलाडीला में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमेटाइट का। किसका होता है? हेमेटाइट का। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। झारखंड में जो है कोयला की खानें कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झरिया में। कहाँ है दोस्तों? झरिया में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, झारखंड में। कहाँ होता है? झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झरिया क्षेत्र में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4 पॉइंट दिए गए हैं, उसके बाद जो है ऑप्शन दिया गया है। तो पहला है, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, बिल्कुल सही है। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, यह भी सही है। कोकिंग, कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, यह भी सही है। कार्य संचालन कीमतें, यानी चारों के चारों सही है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? सबसे पुराना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिगबोई, असम में। असम में जो डिगबोई है सबसे पुराना तेल भंडार है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1970 से 80 के दौरान।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में कितनी थी? ठीक है, तो 1994 का यहाँ बात पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 243 किलोग्राम तेल के बराबर। ओके, लेकिन 2021-22 की हम बात करें दोस्तों, ठीक है ना, तो अभी जो है कितना हो गया है, तो अभी जो है वह हो गया है 24,000। चलिए हम इसके ऑप्शन को, इसके हम डिस्कशन को देखिए। वर्ष 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत जो है 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी। जो आर्थिक समीक्षा 2018-19 इसके अनुसार जो है भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो है 0.6 टन तेल के बराबर है, जो वैश्विक प्रति व्यक्ति 1.8 टन का एक तिहाई है। इनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023 के अनुसार 2021-22 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत लगभग जो है 24,453 मेगा जूल है, अतः निकटतम विकल्प सी सही था। ठीक है, उस समय के लिए जो है ऑप्शन सी इसमें सही था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? सौर ऊर्जा का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कौन सा होगा? कर्नाटक होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। यहाँ 4 पॉइंट दिया गया है और उसके बाद फिर जो है ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें जो है कौन से ऑप्शन सही है ये आपको चूज करना है। तो पहला दिया गया है कि कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, यह सही है। प्रसारण एवं संवितरण कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, यह भी सही है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्ता में कमी आई है, यह भी सही है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है, यानी यह भी सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाटानगर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर, तो डालमिया नगर जो है किसके लिए सही है दोस्तों? तो वह सीमेंट के लिए है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तामा उद्योग स्थापित है? तामा उद्योग, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, खेतड़ी में। ठीक है, कहाँ है? खेतड़ी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का राज्य जो है खेतरी बेल्ट के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तांबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो हम लोग यहाँ पे 100 प्रश्न को कर लिए हैं कंप्लीट। यदि आप बताइएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसका जो है पूरे पार्ट का लाऊंगा। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। दोस्तों, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा मध्यकालीन भारत पे। उसके बाद फिर जो आपका टॉपिक बचा हुआ है उसको हम जो है 1 से 2 दिन में कवर करा देंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।